नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने संविधान सभा, संविधान के भाग तथा अनुसूचियों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग प्रत्येक भाग के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित भाग है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 1 से 4 तक में की गई है। आइए हम लोग भाग 1 के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। दोस्तों, इस अनुच्छेद से दो महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। पहला, राष्ट्र का ऑफिशियल नाम। दोस्तों, हमारे देश का ऑफिशियल नाम भारत अथवा इंडिया है। और दूसरा, हमारा देश एक संघीय ढांचा वाला देश है। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 यह कहता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 हमें यह बताता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन, उसकी सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। और संविधान संसद को अधिकार देता है कि वह नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन या उसके सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए उसे संबंधित राज्य से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात कि वह किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहे तो बिना अनुमति के कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि हमें भारतीय क्षेत्रों को किसी अन्य पड़ोसी देशों के देने की इजाज़त नहीं है, परंतु न्यायपालिका के आदेशानुसार यदि हमारा किसी पड़ोसी देश से कुछ सीमा विवाद है, उसको सुलझाने के लिए हम कुछ अगर भूमि को सौंपना पड़े या और उसकी कुछ भूमि को अपने में शामिल करना हो, तभी ये हम समझौता कर सकते हैं। भाग 2 प्रकार, यह नागरिकता से संबंधित भाग है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 तक में की गई। भाग 2 के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जानने से पहले हम आपको बता दें कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अर्थात किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और भारत में रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक एक साथ दो देशों की नागरिकता नहीं ले सकता। यह एकल नागरिकता होती है। इसे ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की नागरिकता अर्जन करने के 5 माध्यम हैं। इसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कि किसको नागरिकता दी जाती है, किसे दी जाती है, ये अलग विषय है। आइए इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 9। नागरिकता का अर्जन व समाप्ति का निर्णय संसद को प्राप्त है। और अनुच्छेद 11 यह बताता है कि भारत की नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। भाग 3। यह भाग हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक में की गई है। मौलिक अधिकारों को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। दोस्तों, ये हम नागरिकों के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसमें हमारे मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। तो आइए इस भाग के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। मूल अधिकारों को जैसा कि मैंने बताया कि 6 भागों में बांटा गया है। पहला है समता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 तक में की गई है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 19 से 22 में की गई है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार,
जिसकी चर्चा अनुच्छेद 23 से 24 तक में की गई है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 25 से 28 में की गई है। पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 29 से 30 में की गई है। और जो छठा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में की गई है। तो आइए अब एक एक करके एक एक मूल अधिकारों के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। पहला मूल अधिकार समता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 तक में की गई है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधि का शासन, अर्थात सभी के लिए एक समान कानून होगा और कानून का राज्य स्थापित होगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना ये निषेध है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समता, अर्थात राज्यों द्वारा किसी भी सरकारी नौकरी पे अगर कुछ वैकेंसियाँ निकलती हैं तो उसको सबका समान अधिकार होगा। लेकिन इसी में यह भी कहा गया है कि राज्यों द्वारा सरकारी नौकरियों की भर्ती पर प्रत्येक नागरिक को समान अवसर दिया जाएगा, परंतु यदि किसी वर्ग का सामाजिक और शैक्षणिक स्तर का पिछड़ापन पाया जाता है तो उस राज्य द्वारा उस वर्ग विशेष को कुछ विशेष उपबंध कर सकती है। आपको इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दें कि 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन किया और उसने एक मंडल कमीशन बनाया जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। मंडल आयोग ने अनुच्छेद 3 से 40 के अनुसार पिछड़े वर्गों के लोगों का सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर की जांच की और उन्होंने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। हालांकि उस समय की मोरारजी देसाई सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं किया। बाद में प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह सन 1990 में उनकी सरकार ने मंडल आयोग के सुझावों को मानते हुए पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की। तो ये अनुच्छेद 16 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, यहाँ पर हम लोग उसकी जानकारी लिए। आइए अब अनुच्छेद 17 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 17 यह कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होगा, अर्थात इसमें कहा गया कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत कहा गया, इसमें किसी भी प्रकार की उपाधि आप नहीं ले सकते। सेना एवं शिक्षा से संबंधित उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। जैसे लोग पहले राजा, महाराजा, वायसराय, नाइटहुड, ये सब की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। भारत का यदि कोई नागरिक विदेशी राज्यों से कोई उपाधि स्वीकार करना भी चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। यदि उसको करना है तो इससे पहले राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य होगी। दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 19 से 22 में की गई है। अनुच्छेद 19 के अनुसार हमें कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी, परंतु वर्तमान में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात बोलने की आज़ादी। दूसरा, शांतिपूर्वक सामूहिक कार्यक्रम संचालित करना। तीसरा है संघ बनाने का अधिकार, यानी आप संघ बना सकते हैं, कोई समूह बना सकते हैं। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में बिना किसी रुकावट के संचरण करने का अधिकार, आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बिना रुके आ जा सकते हैं। पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी विभाग में निवास करने का स्थान, वहाँ पर बस जाने का अधिकार, आपको भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप जाकर रह सकते हैं, वहाँ के निवासी हो सकते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर से संबंधित जम्मू कश्मीर में पहले ये नहीं था, लेकिन अब वहाँ पर भी ये अधिकार प्राप्त है। छठा है कोई भी वित्तीय व्यापार, कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं। तो ये था
हमारा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराध के लिए दोष सिद्धि। इस अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी भी दोषी पर जब तक कि उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको मनमाने तरीके से अतिरिक्त दंड से उसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी आप तब तक अपराधी नहीं है जब तक कि आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता। अनुच्छेद 21, इसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी जीवन जीने का संवैधानिक अधिकार। इसके अंतर्गत आता है विदेशी यात्रा करने का अधिकार, सूचना का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, निजता का अधिकार यानी आपके अपने प्राइवेसी का अधिकार है, महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार, और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 22, प्रतिरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। यदि आपको कोई गिरफ्तार करना भी चाहता है तो आपको बिना पूर्व सूचना के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसकी चर्चा अनुच्छेद 23 से 24 में की गई है। अनुच्छेद 23, अनैतिक दुर्व्यवचार एवं बालाश्रम का निषेध। मानव दुर्व्यवचार का अर्थ है कि पुरुष, महिला एवं बच्चों को वस्तुओं के समान खरीद एवं बिक्री से रोक। इनको वस्तुओं के समान खरीदा बेचा नहीं जा सकता जैसे पहले होता था। और महिला एवं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यवचार का तात्पर्य है कि जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, यह नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 24, इसमें कहा गया है कारखानों आदि में 14 से कम आयु के बच्चों का नियोजन निषेध है। आप 14 से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं रख सकते। चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 25 से 28 में की गई है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका प्रचार प्रसार करने का एक समान अधिकार प्राप्त है। अर्थात आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी की पूजा कीजिए, ये आपका अधिकार है और आप उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 25 के ही अनुसार सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। आप कोई भी धार्मिक संस्था स्थापित कर सकते हैं। अनुच्छेद 27, इस अनुच्छेद में किसी भी धार्मिक संप्रदाय में वृद्धि या पोषण में व्यय करने पर आपको टैक्स से छूट मिलेगी। अर्थात आप कहीं मंदिर में दान देते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। अनुच्छेद 28, इसके अनुसार धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, परंतु राज्य निधि पोषित शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात आप किसी भी धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होकर आप धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जितने राज्य से संबंधित शिक्षण संस्थान हैं, जो राज्य द्वारा पोषित हैं, जो राज्य द्वारा संचालित किए जाते हैं, उसके अंतर्गत धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पांचवा मूल अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 29 एवं 30 में की गई है। अनुच्छेद 29, इसके अनुसार भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी बोली, भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इस प्रकार यह अनुच्छेद जो है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहिए, आपकी बोली कुछ भी हो, आपकी भाषा कुछ भी हो, आपका संस्कृति कुछ भी हो, लेकिन आप अपनी संस्कृति को धारण करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 30, इसके अनुसार धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को स्वयं का शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक हैं वो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। छठवां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, इसके अनुसार भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में रीट दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है।
ये महत्वपूर्ण तथ्य है। संविधान की आत्मा, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। दोस्तों, यही अनुच्छेद है जो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अगर कहीं भी हमें लगता है कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम इस अनुच्छेद के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर कर सकते हैं। रीट 5 प्रकार की होती है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षण। इसके बारे में हम लोग अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।